तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। तो उसमें क्या है कि एनिमल्स के अंदर क्या क्या सिस्टम्स पाए जाते हैं, कैसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। और इसमें जो एग्जाम्पल लिया गया है वो आपके कोर्स में जो है वो है फ्रॉग, मेंढक। पहले तो डायसेक्शन किया करते थे, उस समय इसकी जो स्पीसीज काम में लेते थे वो थी राना टिग्रिना। तो पहले हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे। अगर आप इसको देखोगे तो पूरी जो बॉडी है वो दो पार्ट में बंटी हुई आपको दिखाई देगी। एक तो हेड है इतना, और दूसरा ट्रंक, इसमें नेक नहीं है। ठीक है। बाकी एक्सटर्नल फीचर्स में आपको क्या क्या दिखेगा, देखिए हेड है, इस पे आईज हैं, नोस्ट्रिल नासा छिद्र हैं, माउथ है, टिम्पेनम है, वोकल्स है कि आपको बाहर दिखाई दे सकते हैं मेल के अंदर। ये फोर लिम्ब, आगे वाले जो पैर हैं वो हैं। ठीक है। और ये अनवेब्ड होते हैं, इनके अंदर जालियां नहीं होती। ठीक है। और ये हाइंड लिम्ब है, ये क्या होते हैं, वेब्ड, इसके बीच में ये जालियां होती है ताकि ये तैर सके। ऐसा तो आप जानते ही हैं, क्योंकि ये एम्फीबिया का सदस्य है, तो ये पानी में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर भी रह सकता है, स्थल पे भी रह सकता है, इसलिए इसको उभयचर भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब इसके आगे चलते हैं। अगर हम इसको डायसेक्ट करते हैं तो आपको कैसा दिखता है। डायसेक्ट करने के बाद उसके अंदर मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंक्लूड कर दिया है। ये डायग्राम्स मैंने पहले इसलिए बना दिए ताकि आपका यहाँ पर समय बच जाए, कल भी मैंने आपको बताया था। तो जैसे ही आप इसे खोलेंगे डायसेक्ट करने के लिए, आप इसको खोल लेते हैं इस तरीके से, इसकी स्किन को करके आप पिन अप कर देते हैं डाइसेक्टिंग ट्रे के अंदर, तो आपको जो सबसे मेजर जो सिस्टम दिखता है वो दिखता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये देखिए जरा, माउथ से शुरू होता है सबसे पहला, फिर क्या आ गया फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, बाद में स्टमक, स्टमक के बाद आ गया ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन कह दीजिए। दूसरा नाम इसका रेक्टम भी है और तीसरा नाम इसका कोलोन भी है, चाहे कुछ भी लिखा हो, इनमें से एक ही बात है। ठीक है। फिर क्लोएका है और फिर क्लोएकल अपर्चर है। माउथ से फूड पार्टिकल अंदर जाएंगे और पूरे सिस्टम में पास होते हुए, डाइजेस्ट होते हुए जो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा वो क्लोएका के थ्रू शरीर से बाहर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं भाई स्टमक में क्या है। जैसा कि आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, केवल उतनी ही चीजें आपको देखनी है, वैसे तो बहुत कुछ होता है। HCl है और गैस्ट्रिक जूस है इसके अंदर बनते हैं, और ये पचाने में सहायता करते हैं, डाइजेस्ट करने में सहायता करते हैं। और यहाँ से ये बनने के बाद ये जो आ जाता है यहाँ पर, ये कहलाता है काइम। भोजन जो है काइम कहलाता है ड्यूडेनम में जब आ जाता है। अब ड्यूडेनम में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, ये गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से ये हिपेटिक डक्ट, और इधर पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक डक्ट, दोनों मिलकर के क्या बना दिया, हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट, जो कि ड्यूडेनम में खुलती है। अब ड्यूडेनम में ये आकर के क्या करते हैं, पैनक्रिएटिक जूस तो क्या करता है, कुछ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। और जो बाइल जूस आता है, जो बाइल आता है, वो इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांट देता है फैट को, ताकि उसका डाइजेशन हो सके। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक मेजर डाइजेशन का पार्ट है, वहां पर संभव हो पाता है, जो मेजर डाइजेशन है वही होता है, डाइजेशन भी होता है, साथ में एब्जॉर्प्शन भी होता है। अगर इसका हम सेक्शन देखेंगे तो इस तरीके से आपको अंदर की तरफ प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे। इन प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। और इन प्रोजेक्शन के अंदर भी प्रोजेक्शन होते हैं, उनको माइक्रोविलाई बोलते हैं। अगर इसको आप यहाँ से आप इतनी सरफेस को देखोगे ना, तो आपको दिख तो ये रहा है कि इतना ही दिखना चाहिए, नहीं, इसके अंदर भी ऐसे होता है। तो प्रोजेक्शन के अंदर जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, माइक्रोविलाई। ऐसा इसलिए होता है ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस को हम बढ़ा सके। अब आप इतना बड़ा कपड़ा है, कोई भी कपड़ा है, उसको इकट्ठा करके आप छोटी सी चीज के अंदर डाल सकते हैं। सरफेस तो काफी बड़ा है, तो वही है, इसके अंदर सलवटें जो बनी हुई है उस वजह से इसका क्या है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और यहाँ से इसमें जो खास बात ये है
कि ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के ऊपर छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज लगी होती है। ये कैपिलरीज कहाँ पहुंचाती है, इसको लीवर के अंदर पहुंचाती है। तो एब्जॉर्प्शन करके भोजन का कहाँ पहुंचा दिया जाता है, लीवर के अंदर। ठीक है, अब आगे आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और इसके बाद जो बच जाता है अनडाइजेस्टेड, वो क्लोएका में चला जाता है। ये एक टेम्पररी स्टोरेज है और बाद में इसे बाहर एग्जिट कर दिया जाता है। ये सारा का सारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे तो मतलब इसके अंदर इसके दांत भी होते हैं, सब कुछ चीज़ होती है, लेकिन वो सब आपके सिलेबस का कंटेंट नहीं है, इसलिए मैंने वो आपको नहीं बताया। तो ये मैं क्लियर समझूं? ये डायग्राम आप बना लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये डायग्राम बना लेना, अच्छी तरीके से रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम बड़ा सिंपल है। इसमें आपको पता है जब ये पानी में रहेगा तब अगर नाक से सांस लेगा तो इसके फेफड़ों में तो पानी भर जाएगा। ठीक है, हाँ स्किन से। तो इसमें दो तरीके के रेस्पिरेटरी सिस्टम है। एक तो क्यूटेनियस यानी यूजिंग स्किन, दूसरा है पल्मोनरी, पल्मोनरी यानी यूजिंग लंग्स। अब स्किन से जो है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इसकी स्किन जो है बाहर से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को लेती है, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो है वो दोनों चीजें डिफ्यूजन के थ्रू चलती है। ये कहाँ होता है, पानी में रहता है तब चलता है ये। उसके बाद इन एस्टिवेशन और इन हाइबरनेशन, ये जो दो शब्द आपके लिए नए हैं। एस्टिवेशन बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो क्या आपने मेंढकों को बाहर देखा है? नहीं देखा। वो अंदर सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, तो उस समय भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। एक बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब भी हम इन्हें बाहर नहीं देखते। तो बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर जो निष्क्रियता में चले जाते हैं, इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। तो इस स्थिति में भी क्या होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। अब ये दो चीज़ आपके लिए नहीं आई है, यानी गर्म इन्वायरमेंट के अंदर जो जीव निष्क्रिय रहते हैं उस स्थिति को बोलते हैं एस्टिवेशन, और जो ठंडे इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, बाहर नहीं निकलते ज़्यादा, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। ठीक है, अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, ये टेरेस्ट्रियल हैबिट के अंदर चलता है जब ये स्थल पे रहते हैं उस समय। बाकी इसमें जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो सेम वही है जैसा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। आप 10th क्लास के अंदर जो इसे पढ़ करके आए हैं। ठीक है, वैसे आपकी बुक में भी थोड़ा ही दिया हुआ है इसे। क्लियर है ये? अब चलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बुक से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर आपके लिए शेयर करी है। पहली चीज़ देखने वाली ये है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये जो फ्रॉग है वो क्या है, कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब समझिए, हम लोग क्या हैं, वार्म ब्लडेड। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड इसलिए बोलते हैं कि ये अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकता। मेंढक जो है, फ्रॉग जो है, वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करता है। वो मतलब बाहर जितना टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर उसके ब्लड का होता है, लेकिन हमारे ब्लड का टेम्परेचर कितना है, फिक्स है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कंट्रोल कर सकते हैं वो क्या है, वार्म ब्लडेड है, जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। ठीक, अब इसके अंदर देखिए पहली जो विशेषता है, पूरा का पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित है, तो वहाँ हार्ट भी होगा और ब्लड वेसल्स भी होंगी। तो ब्लड वेसल्स दो टाइप की, आर्टरीज और वेन्स, वो तो होगी धमनियां और शिराएं जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, और जो हार्ट होता है, अच्छा ये क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है इसके अंदर। क्लोज मतलब बंद नलिकाओं के अंदर बहता है रक्त। तो ये हार्ट जो है उसका 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर्ड के अंदर क्या है, जरा आपको 10th में आपने पढ़ा होगा हार्ट। तो ऊपर की तरफ ओरिकल्स होते हैं, आलिंद होते हैं, नीचे की तरफ नीले होते हैं, वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ पर मनुष्य के अंदर तो क्या होता है, 2 ही आलिंद है, 2 ही नीले है, 2 ही ओरिकल है, 2 ही वेंट्रिकल है। इसके अंदर क्या होगा, दो तो ओरिकल्स हैं और वेंट्रिकल क्या होगा, 1। तो थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर आएगी, आप ध्यान दीजिएगा। 3 चैम्बर्ड हार्ट है। तो ये क्या है,
राइट ओरिकल और ये लेफ्ट ओरिकल। यहां पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये लंग्स हैं। देखिए यहां पर क्या होता है, आप यहां से शुरू कीजिए। ये पूरी बॉडी है, उस बॉडी से वेन्स के थ्रू कहां आता है ब्लड? राइट ओरिकल में, जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया। ठीक है, यहां आ गया। यहां आने के बाद ये ब्लड कहां चला जाता है? वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां जाता है? लंग्स में, और लंग्स में ये प्योर हो जाता है, और प्योर होकर के कहां जाता है? लेफ्ट ओरिकल में। लेफ्ट ओरिकल में कैसा ब्लड है? प्योर, बिल्कुल प्योर। यहां से ये फिर वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल में क्या पोजीशन बन गई देखो जरा। वेंट्रिकल के अंदर क्या था? इम्प्योर ब्लड भी था ना पहले, और प्योर भी आ गया, तो मिक्स्ड। देखिए मैंने इम्प्योर को बनाया ब्लू लाइन से, प्योर को बनाया रेड लाइन से, और यहाँ ब्लू और रेड दोनों टाइप की लाइन दी है ना। इसका मतलब यहाँ कौन सा ब्लड है? मिक्स्ड ब्लड है। ठीक है, ये बॉडी को सप्लाई हो जाता है। इस तरीके से पूरा सर्कुलेशन इसके अंदर चलता रहता है। इसको याद रखिएगा बेटा, ये आपकी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। तो इसको आपको रखना है पूरी तरीके से याद। कितने चैम्बर का हार्ट है? यहां पर 3 चैम्बर हार्ट है। तो यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है, जो आपके नीट के जो क्वेश्चंस बनेंगे देख लेना बेटा। इसके अंदर कैसा ब्लड होता है? राइट ओरिकल में कैसा होता है? इम्प्योर। लेफ्ट ओरिकल में पूरी तरीके से प्योर। और जो वेंट्रिकल है इसमें कैसा है? मिक्स्ड। ये चीज याद रखना, यहाँ पर 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, ये जो मेजर वेन होती है उसका नाम क्या होता है? वीना कैवा। ये वीना कैवा है। ठीक है, अब यहां पर जो दूसरी मैंने विशेषता लिखी है, वेंट्रिकल होल्ड्स मिक्स्ड ब्लड। क्लियर है आपको? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, ये चीज अलग है। अगर आप इसके अंदर देखोगे पूरा आपका जो ये सिस्टम है, यहां पर मतलब यहां से जो, अगर आप ध्यान देंगे, यहां से जो ब्लड वेसल्स निकलती है वो सीधी यहां पर जाती है, तो वो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है। मतलब कहने का मतलब बीच में हर्ट नहीं आ रहा है, डायरेक्ट है। ऐसा ही कुछ सिस्टम यहाँ के साथ किडनी का भी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। आप सीधा ही ये मान लीजिए कुछ मतलब वेन्स का जो है नेटवर्क है वो सीधा ही जुड़ा हुआ है लीवर के साथ, वो तो क्या है? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। और जो किडनी के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या है? रीनल पोर्टल सिस्टम। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे टाइम तो क्या होता था, इस पोर्टल सिस्टम को निकाल के भी दिखाना होता था। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ब्लड जो है, ब्लड को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो सेलुलर पार्ट है, सेल्स, और नॉन सेलुलर पार्ट क्या है? प्लाज्मा है। तो सेल्स कितने टाइप की होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की खास बात होती है कि न्यूक्लिएटेड होती है, और इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। हमारी जो आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ह्यूमन की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, मेंढक की आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, ये ध्यान रखना। डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अच्छा, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। आपको याद होगा जब आपने एल्गी पढ़ा था तो उसके अंदर कौन सा पिगमेंट था? याद कर लेना। हाँ, ई से शुरू था, यही था इरिथ्रो। कुछ याद करना, जा करके देखना जरा। ये इरिथ्रोसाइट्स हैं, ये डब्ल्यूबीसी, और फिर ये प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, सर्कुलेशन करना। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? ये इम्यूनिटी से संबंधित है। इम्यूनिटी क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता है। प्लेटलेट्स का क्या काम है? रक्त को बहने से, मतलब बेकार में बह जाए, कहीं वेसल से ही बहना शुरू हो जाए, उसको रोकने का जो काम है वो क्या है? प्लेटलेट्स का है। ठीक है,
अब एक और सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। पूरा जो फ्रॉग की बॉडी है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके साथ साथ एक और सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। उसमें क्या बहता है जरा, वहां पर आरबीसी नहीं बहती है, इसके अलावा बाकी कंटेंट लगभग ब्लड जैसा ही होता है। उसका काम क्या है, इम्यूनिटी से संबंधित है और रोगों से लड़ना है, इतना ही काम है। तो ये क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जरूर याद कर लेना बेटा, इसका डायग्राम भी बना लेना, क्योंकि अगर ये तुम्हें आता है, आपकी बुक में लिखा हुआ तो है लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगा ये। तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर। आगे चलते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आज जो महत्वपूर्ण चीज पढ़ने वाले हैं, हमारे अंदर भी जैसे क्या है, किडनीज है, वैसे ही मेंढक में भी किडनी है। किडनी का साइज काफी छोटा होता है, इवन आप देख के चलिए जो सामान्य जैसे मूंग और मोट के दाने होते हैं ना, उससे हल्का सा बड़ा साइज होता है। और यहाँ पर इनके ऊपर कुछ ऐसी चीजें भी आपको लगी हुई नजर आती हैं जो कि फैट बॉडी है, इसके अंदर फैट स्टोर रहती है, ठीक है। अब किडनी है, किडनी के अंदर क्या होंगे जरा देखिए, किडनी कंटेन्स नेफ्रॉन्स, जैसा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको याद होगा 10th के अंदर पढ़ा था ना आपने, ये ग्लोमेरुलस और ये इस तरीके से हैनले लूप और ऐसे करके आपने पढ़ा था, यहाँ पर कुछ ऐसे था। ये सारी की सारी स्ट्रक्चर इसमें किडनी में पाई जाती है, ठीक है। तो फ्रॉग का जो यूरेटर है, अब यहाँ देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर यूरेटर क्या है, जो किडनी में यूरिन बन जाता है उसको लेकर के कहाँ आता है, क्लोएका में। इधर वाला यूरेटर भी लेके आ रहा है, लेकिन जो मेल होगा ना, मेल, उसके अंदर यहाँ क्या लगा होता है, टेस्टिस। और टेस्टिस से कुछ वास इफरेंशिया छोटी छोटी नलिकाएं निकली होती हैं। वो नलिकाएं क्या है, वो जो यहाँ से स्पर्म है वो भी यूरेटर के अंदर छोड़ती हैं। तो ये यूरेटर क्या है, मेल के अंदर यूरिन लाने का काम तो करता ही करता है, प्लस स्पर्म भी लाने का काम करता है, इसलिए उसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं मेल के अंदर। किसके अंदर, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं मेल के अंदर, ठीक है। तो अब ये क्योंकि यूरिया को एक्सक्रीट करता है इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, सीधे ही पानी के अंदर अमोनिया छोड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। ये यूरिया छोड़ रहे हैं इसलिए यूरियोटेलिक, ठीक है। अब ब्लड जो है, पूरा ब्लड जो है किडनी में आता है और किडनी में प्यूरिफाई होता है और वहां से क्या बनता है, यूरिन, और यूरिन यूरेटर्स के थ्रू कहाँ जाता है, क्लोएका, और क्लोएका से इसे बाहर छोड़ दिया जाता है। कुछ मात्रा में यूरिन इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जमा रहता है। जब काफी सारा यूरिन यहाँ पर जमा हो जाता है उसके बाद क्लोएका का जो है मसल्स के थ्रू बंद रहता है, वो उसे खोल देता है और यूरिन बाहर छोड़ देता है। ये क्लियर है आपको। तो ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब चलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी थोड़ी सी मैंने कुछ अलग चीजें इसके अंदर ऐड की है, आपकी बुक के अंदर डायग्राम नहीं बना हुआ था, वो डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये कैसे समन्वय स्थापित करता है, कैसे चीजों को समझता है, तो और कैसे कंट्रोल करता है अपने आप को, ये चीजें हम देखने वाले हैं। यहाँ देखिए इसके अंदर दो सिस्टम्स हैं, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का और दूसरा नर्वस सिस्टम। ठीक ऐसा ही सिस्टम हमारे अंदर भी होता है। जो हमारे अंदर जिस तरीके की ग्लैंड्स हैं, आपने देखा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड के ऊपर पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, गोनेड्स है, ये सारी की सारी इसमें होती हैं। पिट्यूटराइन हार्मोन छोड़ती है जो बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, पैराथायराइड पैराथार्मोन हार्मोन बनाती है जो कि कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है, थाइमस ग्लैंड हमारी इम्यूनिटी से संबंधित है, वो यहाँ होती है। पीनियल ग्लैंड क्या होती है, हमारे स्लीप साइकिल से संबंधित हार्मोन्स बनाती है। पैनक्रियाज क्या है, इंसुलिन बनाता है और दूसरे कुछ हार्मोन्स भी बनाता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स एड्रिनलिन हार्मोन बनाती है जो कि स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। गोनेड्स यानी जननांग, जैसे मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन बनता है, फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन बनता है, उसी तरीके के कुछ हार्मोन्स एम्फीबियंस में भी होते हैं, वो गोनेड्स बनाते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम देखोगे तो नर्वस सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
सीएनएस में क्या चीज आती है, एक तो आता है ब्रेन, दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड, और इन दोनों से निकलने वाली जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, पीएनएस में। ठीक है, ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती है उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और स्पाइन से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो अब अभी हम ब्रेन को देखेंगे। ब्रेन के अंदर ये सीक्वेंस याद ही रख लेना बेटा, ह्यूमन ब्रेन में भी यही सीक्वेंस है। सबसे आगे 1 नंबर पर है ओल्फैक्टरी लोब, 2 नंबर पर है सेरेब्रम, 3 नंबर पे डायनसिफेलोन, 4 नंबर पर ऑप्टिक लोब, 5 नंबर के ऊपर सेरेबेलम, और 6 नंबर के ऊपर मेडुला। ठीक है, तो 1, 2 और 3 ये तो मिलके बनाते हैं अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। ठीक है, और 4 नंबर वाला जो बीच में है ऑप्टिक लोब, वो क्या बनाते हैं, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। और इसके अलावा जो पीछे बच गया 5 और 6 नंबर, वो क्या बनाते हैं, हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क। अब इसको समझाने का मैं आपको एक तरीका ये बताता हूं। एक ब्रेन को है ना, आप अज्यूम कीजिए एक पाइप की तरह। अब इसी में सारे भाग बनने हैं। यहां से एक भाग इधर फूल गया, दूसरा और फूल गया, तो ये क्या कहलाते हैं, ये वाले बन गए ओल्फैक्टरी लोब और सेरेब्रम। यहां पर एक और बबल लाइक स्ट्रक्चर निकल गई, यहां भी निकल गई, ये क्या बन गए, ऑप्टिक लोब्स। यहां जो ऐसे फूला हुआ भाग निकला और पीछे की तरफ चला गया, फूला हुआ भाग निकला और पीछे की तरफ चला गया, ये क्या बन गया, सेरेबेलम, और ये क्या बन गया, मेडुला। और अगर इसको आप काट करके देखोगे तो ये फूला हुआ भाग, ये फूला हुआ भाग, ये ऐसे आया, फिर ये ऑप्टिक लोब आ गए, ऑप्टिक लोब के बाद फिर आ गया ऐसे, ये सेरेबेलम आ गया, और ये मेडुला आ गया। इधर से चलोगे तो ये क्या है, अंदर की तरफ ऐसे खाली होगा, ये पूरी पाइप ऐसे होगी। समझ गए इसको, एक आइडिया हो गया ये। ठीक है, तो ये ब्रेन का है। अब ब्रेन से नर्व निकलती है क्रेनियल नर्व्स, इतनी टाइप की नर्व्स निकलती है, आपको याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है 10 क्रेनियल नर्व्स निकली हैं, मैंने 10 की 10 जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनके नाम लिख दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। ओल्फैक्टरी जो है वो स्मेल से रिलेटेड है, तो ब्रेन से निकल के जो नर्व हमारे ओल्फैक्टरी सिस्टम में या नेजल सिस्टम में आती हैं वो क्या है, ओल्फैक्टरी नर्व्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से आईज से संबंधित है वो कौन सी है, ऑप्टिक नर्व्स हैं। तो यहाँ ये बहुत सारी ये नर्व्स आपको दिखाई देगी, आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या हो गया आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसका जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो देखते हैं, ये किन किन चीजों से बाहर के एनवायरनमेंट को सेंस कर लेता है। यहां देखिए जरा बेटा, टच को सेंस करता है सेंसरी पेपिला से, इसके पूरी स्किन के ऊपर फैले रहते हैं। ठीक है, स्मेल को सेंस करता है, इसकी नोस्ट्रिल्स के अंदर जो है नेजल एपिथेलियम जो होती है, एपिथेलियम के अंदर ही सेंसर होते हैं, तो नेजल एपिथेलियम उसे सेंस कर लेता है। ये 2 तरीके के सेंसर तो क्या है कि सिंपल सेल्स हैं, कोशिकाएं इकट्ठी हो गई और ये सेंसरी टाइप का काम करने, इनसे नर्व जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके अलावा विजन को कौन सेंस करता है, आई है। आई का अगर आप याद करो तो आई का ये डायग्राम आपको याद आता होगा, यहाँ लेंस था, यहाँ रेटिना था, ठीक है, सारा कुछ ही सिस्टम था ना। तो यहाँ से आकर के यहाँ पर जो बनता था विजन बनता था, यही सिस्टम इसके अंदर होता है। तो ये, और दूसरा हियरिंग एंड बैलेंस किसका है भाई, मनुष्य के अंदर तो आपने क्या देखा था कि ये बाहर की तरफ कान था, यहाँ पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन था, यहाँ पर मेलियस इनकस्टेपिस 3 हड्डियां थी, फिर अंदर आकर के कोक्लिया में जुड़ता था, और यहाँ पर जो है 3 सेमिल्यूनर शेप नलिकाएं थी, ऐसा आपने पढ़ा होगा, ये कान का पढ़ा भी है, आप देख सकते हैं, बाद में आगे भी आपके आएगा ह्यूमन बीइंग का जब हम पढ़ेंगे। तो ये सिस्टम तो सारा इसके अंदर होता है, ये नहीं होता, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। कहने का मतलब विजन से संबंधित एंड हियरिंग एंड बैलेंस से संबंधित जो वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स इसमें होते हैं, बाकी जो 2 हैं वो सिंपल सेल एग्रीगेट्स होते हैं। क्लियर है, ये सेंस ऑर्गन हो गया। इसके बाद चलते हैं लास्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल का बनाया हुआ है, ये फीमेल का बनाया हुआ है, दोनों एक साथ हैं। आपने ये स्ट्रक्चर पहले कहां देखी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखी है, वही यहां बनाई है। यहां देखना, टेस्टिस है
और टेस्टिस में क्या बनते हैं बेटा? टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं। ये स्पर्म्स बिडर्स कैनाल, यहाँ देखिए ये क्या है, ये जो रेड कलर की मैंने आप बताई ये वासा इफ्रेंसिया है। ये वासा इफ्रेंसिया अंदर आके एक नलिका से जुड़ते हैं, उसका नाम क्या है? बिडर्स कैनाल। इसको याद रखना, बिडर्स कैनाल। ये किडनी में पाई जाती है। बिडर कैनाल जो है कहां से फिर किसके साथ जुड़ जाती है? बिडर कैनाल यूरेटर के साथ जुड़ जाती है। तो इसके बाद स्पर्म कहां जाते हैं? जहां से यूरिन आ रहा है उसी पाथ में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखिए, जहां पर इधर टेस्टिस पाए जा रहे थे वहां पर ये क्या है? ओवरीज पाई जाती है। और इनको ओवा को कलेक्ट करने के यहां अलग से ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ओवी डक्ट। यहां देखिए, यहां तो स्पर्म जो है टेस्टिस से बिडर्स कैनाल से होते हुए यूरेटर में आ गए और फिर क्लोएका में आ गए। यहां पर क्या होता है? एग ओविडक्ट से होते हुए अलग से क्लोएका में आते हैं। तो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अंतर है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और जो लार्वा बनता है उसका नाम क्या होता है? टेडपोल होता है। और फीमेल एक मौसम में एक बार जब अंडे देती है तो 2500 से लेकर 3000 अंडे एक साथ देती है। उस समय दोनों क्लोज होते हैं। जब शुरू में हमने पढ़ा था तो जो मेल मेंढक होता है उसके 4 लिम्स पर कोपुलेटरी पैड होते हैं ताकि फीमेल को होल्ड कर सके। वहां पर जैसे ही फीमेल एग ले करती है, ये अपने क्लोएका से क्या है? ये क्लोएका से ही करेगी एग, और ये अपने क्लोएका से क्या कर देता है? स्पर्म छोड़ देता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। वहां पे धीरे धीरे क्या है, वो एक आप देखेंगे कहीं थोड़ा हल्का हल्का पानी बह रहा है तो वहाँ घास के अंदर आपको जेल टाइप सा दिखेगा, तो वहाँ मेंढक के अंडे आपको दिख जाएंगे। उनको लेकर के आप रख लेंगे। अगर आप देखेंगे तो डेली का आप उसमें डेवलपमेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब दूसरा जो एक महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर हमने पढ़ी है, ये क्या छोड़ता है? यूरिन। ठीक है, एक्सक्रीटरी मटेरियल और स्पर्म्स और ओवा सबके लिए कॉमन है। क्लोएका किस किस में पाया जाता है? एम्फीबिया में है, रेप्टिलिया में और एविस में। पक्षियों में है, और ये छिपकलियां वगैरह देखते हैं इनमें भी क्लोएका है, और एम्फीबिया में है। इस तरीके से ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अब आप देख लीजिए, आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं आपको समझा दूँ। एक बार अपने पन्ने पलट करके देखिए कि पूरा हुआ है कि नहीं।